Hello everyone and welcome back to the channel CSAT Edge by Ayush and myself Avyal Tiwari once again in front of you going to discuss a very important topic which is MSP, that is minimum support price. So yes, अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, देयर इज द इलेक्शन टाइम और वो इलेक्शन भी आपका हरियाणा स्टेट में हो रहा है। आपको सबको पता होगा जब फार्म लॉज आए थे 2020 में तो काफी बड़ा एक तरह से रिवॉल्ट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें हरियाणा ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो एक तरीके से एक बार फिर से उन यादों को ताजा करते हैं, एक बार देखते हैं आखिर ये फार्म लॉस क्या थे जो फिर से कहीं ना कहीं अभी काफी न्यूज में चल रहे थे, उनके बारे में देखते हैं। व्हाट एक्चुअली एमएसपी इज, एमएसपी है क्या, एमएसपी काम कैसे करता है, क्या चैलेंजेस हैं इससे एसोसिएटेड, इन सभी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे, एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे होंगे आज के इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर रहेगा तो जोड़ना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना शेयर होगा उतने लोगों तक पहुंचेगा। इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और हमारा जो टॉपिक है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दैट इज एमएसपी। ओके, एमएसपी। सो बेसिकली जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी के बारे में हम जानने से पहले थोड़ा इसके बेसिक्स को जान लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स को जान लें। तो हम सब जानते हैं 1960s के सेकेंड हाफ में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो वहां पर जो प्राइस वॉलेटिलिटी थी मार्केट में वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करने लगी थी। बेसिकली हम ऐसे बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपके प्राइसेस होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, तो डिमांड में, मार्केट में डिमांड और सप्लाई से रेगुलेट हो रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं सप्लाई रैपिडली बढ़ना शुरू हुई और जब मार्केट में वो सप्लाई आके डंप हुई तो एक्स्ट्रा सप्लाई होने की वजह से, सरप्लस सप्लाई होने की वजह से जो प्राइसेस थे वो बहुत सडनली गिरना शुरू हो गए। तो इस तरीके की कंडीशंस को मैनेज करने के लिए बेसिकली क्या किया गया था, 1965 में एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया। 1965 में एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया जिसका काम यह था कि हम एक फिक्स्ड क्या करेंगे, प्राइस, एक फ्लोर प्राइस दे देंगे जिस प्राइस से नीचे आपका जो सामान है वो एपीएमसीज में बेचा नहीं जा सकेगा। बेसिकली इसके पीछे करने का कारण यह था कि जो आपके फार्मर्स हैं उनको एक एश्योर्ड प्राइसिंग रहेगी कि उनके प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो सडनली ड्रॉप नहीं करेंगे और उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस नहीं हो रहे होंगे। तो इसी वजह से आपका 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। बाद में 1985 में इसी कमेटी का नाम बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया, दैट मीन सीएसीपी कर दिया गया। और करंट में सारे के सारे जो आपके रिकमेंडेशंस होते हैं एमएसपी के वो सीएसीपी के थ्रू ही गवर्नमेंट को मिलते हैं। फाइनली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो सीसीईए है यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो फाइनल तौर पर आपके एमएसपी को डिक्लेयर कर रही होती है, बट इस एमएसपी को डिक्लेयर करने की जो रिकमेंडेशन है वो सीएसीपी देता है। ठीक है, सीएसीपी जो है सीसीईए को रिकमेंडेशन देता है। फाइनल लेवल पे सीसीईए क्या कर रही होती है, उस रिकमेंडेशन को फुलफिल करते हुए डिक्लेयर कर रही होती है। एमएसपी की अगर हम बात करें तो एमएसपी बेसिकली सोइंग सीजन से पहले डिक्लेयर किया जाता है। दैट मींस कि कोई भी फसल होगी, कोई भी क्रॉप होगी तो उसकी बुआई से पहले, दैट मींस सोइंग सीजन से पहले उसको क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पैडी क्रॉप यानी कि खारिफ क्रॉप्स की बात करेंगे तो खारिफ क्रॉप की एमएसपी मोस्ट प्रोबेबली मई लास्ट या जून के वीक में आपका आ जाता है। अगर मैं राबी क्रॉप की बात करूं तो राबी क्रॉप भी आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका क्या होता है, डिक्लेरेशन हो जाता है। यानी कि बुआई से पहले, बिफोर सोइंग सीजन क्या हो जाता है, आपके ये क्रॉप्स की जो एमएसपी होती है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। एक चीज और यहां पर आपको जाननी पड़ेगी कि ये खास बात ये है कि ये जो एमएसपी डिक्लेयर की जाती है टोटल नंबर में 23 क्रॉप्स के लिए की जाती है। 23 क्रॉप्स के लिए ये आपकी क्या की जाती है, रेकमेंड की जाती है। ठीक है, और ये सब करता कौन है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर प्राइस तय कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहे तो वो बोनस क्रिएट कर सकती हैं और एक्स्ट्रा पैसा वहां पर दे सकती हैं। बोनस क्रिएट कर सकती हैं कौन, स्टेट गवर्नमेंट, इफ दे विश, अदर देन द पर्टिकुलर एमएसपी। जो भी एमएसपी डिक्लेयर्ड है उसके ऊपर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने हिसाब से दे सकती है कि हाँ भाई आप अब जो है एक काम करो, एक्स्ट्रा पेमेंट ले लो और हम वहां पर आपका सामान खरीद रहे होंगे। बेसिकली जो एमएसपी का मतलब था, मैंने आपको अभी बताया कि एमएसपी का जो काम था वो यहां पर क्या किया गया था, टू स्टेबल द प्राइसेस, यानी कि जो प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए कि एक फर्दर एक सडन ड्रॉप ना हो और किसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, बस इसलिए यहां पर किया गया था ताकि जो है प्रॉब्लम, जो फार्मर्स है वो आपके एश्योर हो सके, उनकी प्राइसिंग को लेके वो एश्योर्ड रहे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो एमएसपी होती है
जो बेसिकली सीएसईपी जिसको डिक्लेयर करता है। तो सीएसईपी डिक्लेयर कैसे करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कैसे आपका यहां पर कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हम रख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय सीएसईपी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द एमएसपी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एमएसपी। तो बेसिकली जब हम एमएसपी डिक्लेयर करने जाते हैं या सीएसईपी एमएसपी रिकमेंड कर रही होती है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नोटिफाई करती है, वहां पर उसको कंसीडर करती है, तब जाके वो कोई भी आपका इंक्रीमेंट कर रही होती है एमएसपी के में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर फैक्टर होता है वो आपका होता है डिमांड एंड सप्लाई का। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बात को देखती है कि मार्केट में किस हिसाब की डिमांड आपकी क्रिएटेड है और किस हिसाब की सप्लाई है, यानी डिमांड और सप्लाई में कोई बहुत बड़ा चेंज आया है या नहीं आया है, या उस हिसाब से वहां पर चीजों को मैनेज किया जा रहा होता है। उसके अलावा जो यहां पर देखा जाता है वो आपका देखा जाता है कि इंटर क्रॉप पैरिटी को, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स के बीच में कैसी पैरिटी है, उनके प्रोडक्शन में कैसी पैरिटी है, उस पैरिटी को देखा जाता है और उसी हिसाब से यहां पर प्राइसिंग तय की जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्विंटल पैडी के लिए आपको 2000 रुपए प्रति क्विंटल देना पड़ रहा है, पर क्विंटल देना पड़ रहा है। वहीं अगर आप आ जाओगे मस्टर्ड के लिए तो वो अराउंड 5500 हो जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन पैरिटी है। तो ये जो क्रॉप प्रोडक्शन पैरिटी है, इसको कहीं ना कहीं सब्स्यूम करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए ये काम किया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम ना होने पाए। उसके अलावा जब हम यहां पर सीएसईपी कंसीडर कर रही होती है तो ये भी देखती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। भाई जाहिर सी बात है कि जब आप प्रोडक्शन करने जाते हो तो आपका कुछ सीड्स लगते हैं, सीड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, इरिगेशन यूज करते हो, तो कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है इसको भी कंसीडर करना कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीएसईपी की, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहां पर कोई भी प्राइस डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, देखिए एक चीज यहां पर और देखने वाली है कि जब यहां पर आपका एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है, तो उसके इंप्लीकेशंस मार्केट पर क्या पड़ेंगे इसको भी देखना जरूरी हो जाता है, यानी इंप्लीकेशन ऑन दी मार्केट को भी यहां पर देखना बहुत मैंडेटरी होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप समझिए कि मैंने कहा कि मैं बहुत प्रो फार्मर हूं, इट्स ओके, ठीक है भाई, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं बहुत प्रो फार्मर हूं, मैंने क्या आते ही मैं जैसे ही अपना कुर्सी पे बैठा, मैंने जैसे ही सत्ता संभाली, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ द एमएसपी फॉर व्हीट विल बी 6000 रुपीज पर क्विंटल। ठीक, दैट मींस कितना हो जाएगा, 60 रुपए पर केजी हो गया जाके। ठीक है, अब 60 रुपए पर केजी का मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई प्रोड्यूसर, भाई यहां पर आपकी मार्केट में गवर्नमेंट ही नहीं खरीदती, ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी खरीदते हैं, और मान लीजिए मार्केट में कोई प्रोड्यूसर खरीदने जा रहा है तो वो भी एमएसपी पे ही ले रहा होगा, ऑब्वियस सी बात। तो अगर वहां पर कोई प्रोड्यूसर 60 रुपीज पर केजी पे आपका प्रोड्यूस प्रोडक्ट ले रहा होगा, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को लेने के बाद जब उसकी वो ग्राइंडिंग करेगा, उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा होगा, उसको आटे में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो उसकी कुछ कॉस्टिंग आ रही होगी, उसके बाद उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग को मिला के लेट अस अज्यूम कि वो 80 रुपीज पर केजी में आपका फ्लोर मार्केट में बेच रहा होगा। ठीक है, फ्लोर आपका मार्केट में बेच रहा होगा। अब आप अपने कंसाइन से बताओ कि क्या आप 80 रुपीज पर केजी का फ्लोर लेने के लिए कैपेबल हो? नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर हमको यह भी देखना होता है कि कंज्यूमर्स पर और मार्केट पर उसके इंप्लीकेशंस क्या पड़ेंगे। रैंडमली आके हम कोई भी अमाउंट डिक्लेयर नहीं कर सकते एज एमएसपी, एंड दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर द मार्केट, क्योंकि मार्केट को मेंटेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केट को मेंटेन करना भी जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब रैंडमली कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर सॉरी इस चीज को भी देखना होता है कि सिर्फ कॉस्टिंग ही नहीं निकले। भाई अगर आपका कोई फार्मर है, ठीक है, और वो अपने 100 रुपीज लगा रहा है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो ये थोड़ी हमारा मतलब है कि हाँ 100 रुपए दे देंगे उसको। ठीक है, तो फिर वो पूरे साल इतनी मेहनत कर क्यों रहा है? भाई आफ्टर ऑल उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए, उसको भी कुछ मार्जिन चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि अराउंड 50% का मार्जिन रहना चाहिए, 50% का मार्जिन रहना चाहिए ऑन ऑल दी कॉस्टिंग। यहां पर 50% का मार्जिन रहना भी ये चीज जरूरी हो जाती है। ठीक है, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे आपके मार्केट में, आपके किसानों को भी प्रॉफिट हो पाए, मार्केट को भी प्रॉफिट हो पाए, कंज्यूमर्स पे भी बहुत ज्यादा यहां पर प्रेशर ना आने पाए। ठीक है, और यहां पर एक और यहां पर ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। आपके जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं,
और नेशनल मार्केट्स हैं, वहां पर डिफरेंट प्लेसेस पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उन सबको भी यहां पर देखना बहुत जरूरी होता है। और इन सारी चीजों को कंसोलिडेट करते हुए फाइनली क्या होता है, प्राइसिंग को डिसाइड किया जा रहा होता है। प्राइसिंग के लिए कुछ कॉस्टिंग्स होती हैं, उनको कंटिन्यू करते, उनको एक साथ लेते हुए यहां पर क्या किया जाता है, वहां पर उसकी प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर बीइंग कंसीडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द एमएसपी बाय द CACP, sorry, while recommending the MSP by the CACP, because CACP recommends and CCEA declares that particular MSP. Clear है ये चीज? इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, और उसको जो है हम क्या कर लेंगे, वहां पर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें कि नाउ हाउ दिस MSP इज मेजर्ड। ये MSP मेजर कैसे की जाती है, इसके बारे में भी हम यहां पर देखते हैं। हाउ दिस MSP इज मेजर्ड, यानी मेजरमेंट ऑफ MSP। इफ यू टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ MSP, तो बेसिकली मेजरमेंट के लिए हमको कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। इफ यू नो अबाउट द कॉस्टिंग देन वी कैन इजीली रिकमेंड एनी प्राइसेस। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर 3 तरीके की कॉस्टिंग को एज्यूम किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कॉस्टिंग होती है द A2 कॉस्टिंग। ठीक है, A2 कॉस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हायर्ड लेबर है, ठीक है, हायर्ड लेबर है, जो भी कॉस्टिंग आपकी आई है क्रॉप्स की, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये जितनी भी चीजें आई हैं, इसकी जो कॉस्टिंग होती है उस कॉस्टिंग को A2 कॉस्ट बोलते हैं, और A2 कॉस्ट के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर जितनी भी कॉस्टिंग आ रही है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की हो, चाहे वो आपकी इरिगेशन की हो, चाहे वो क्रॉप्स की हो, सीड्स की हो, हार्वेस्टिंग की हो, हायर्ड लेबर्स की हो, जो भी कॉस्टिंग होती है वो सारी की सारी A2 के अंडर में आ रही होती है। और इसी A2 के साथ हमें कॉस्टिंग देखने को मिलती है A2 प्लस FL, यानी कि जब इस A2 कॉस्ट में हम फैमिली लेबर को कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, फैमिली लेबर को इंक्लूड कर देते हैं, दैट मींस कि भाई ऑब्वियस सी बात है समटाइम्स कि हायर्ड लेबर तो होता ही है, साथ ही साथ वो लोग भी तो कुछ काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, ऐसा तो नहीं सारा का सारा लेबर्स के थ्रू काम करा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि जो फैमिली लेबर है उसकी भी एक वैल्यू लेके रखते हैं। भाई उसकी वैल्यू रहेगी तो एटलीस्ट उनको भी तो अपनी मेहनत का कुछ फल मिल रहा होगा। आफ्टर ऑल दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द फील्ड, है ना। और जब वहां पर वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके हिसाब से फैक्टर पेमेंट्स भी मिलने चाहिए, है ना। तो इसीलिए फैमिली लेबर को भी जोड़ देते हैं। तो A2 प्लस FL कॉस्ट जो है हमारी, वो यहां पर एक कॉस्ट निकल के आती है, जिसमें आपकी एक्चुअल कॉस्ट, इंकर्ड कॉस्ट इसको बोलते हैं, और आपकी फैमिली लेबर जोड़ देते हैं तो A2 प्लस FL हो जाता है। ठीक, और इसी के अलावा एक और आपकी आती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी कि C2। C2 में बेसिकली क्या हो जाता है, C2 में ऑल दी कॉस्टेज यहां पर जुड़ जाती हैं। ऑल दी कॉस्ट में यानी कि ये कॉस्ट तो रहेगी ही, ये कॉस्ट तो रहेगी ही, साथ ही साथ जो ओन्ड लैंड है, देखिए यहां पर हो सकता है कि आपने लैंड रेंट पे ली हो, ठीक है, तो या फिर आपने कैपिटल जो है वहां पर बैंक से लिया हो, कहीं से आपने क्रेडिट लिया हो। बट इस वाले में क्या कहता है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो जमीन है, जो हमारी लैंड है वो भी हमारी है, और कैपिटल जो है वो भी हमारा है। तो ओन्ड लैंड का जो आपका रेंट है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं यहां पर, और जो कैपिटल है उसको भी हम ओन कर रहे हैं, तो उस ओन्ड कैपिटल के भी इंटरेस्ट को यहां पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यानी कि इस कॉस्ट के अंतर्गत जो इंप्यूटेड रेंट होना चाहिए था ओन्ड लैंड के लिए, इंप्यूटेड रेंट होना चाहिए था और इंप्यूटेड इंटरेस्ट होना चाहिए था, उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं यहां पर कंसीडर कर लेते हैं C2 कॉस्ट के अंतर्गत। और ये 3 तरीके की कॉस्ट होती हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं हम MSP को डिक्लेयर करने में यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली करंट टाइम में जो हमारे यहां पर यूज किया जाता है CACP के द्वारा, वो होती है A2 प्लस FL कॉस्ट। यानी A2 प्लस FL में 50% का मार्जिन जोड़ के हम करंट में यूज कर रहे हैं। करंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, A2 प्लस FL प्लस 50% मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल्दो स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया है कि वी शुड यूज C2, बट फिर भी अभी हम करंट में जो यूज कर रहे हैं वो A2 प्लस FL प्लस 50% मार्जिन को यूज कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में भी, अभी जब तक कोई बड़ा चेंज नहीं होता, हम इसी को यूज करते रहेंगे। ऑल्दो देयर हैज बीन अ डिमांड टू इंक्लूड C2 एज अ बेस प्राइस, बट हम इसको बेंचमार्क लेते हैं। यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, वी शुड कंसीडर C2 एज अ बेंचमार्क प्राइस, बट स्पेसिफिकली वी कंसीडर A2 प्लस FL along with the 50% margin on the produce। और इसके थ्रू हम MSP को क्या कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, MSP को यहां पर रिकमेंड कर रहे होते हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो ये 3 कॉस्टिंग यहां पर मेन है। A2 में आपकी नॉर्मल कॉस्ट होती है जो एक्चुअल कॉस्ट लगती है, FL में आपका फैमिली लेबर होता है कि जो फैमिली लेबर इंक्योर्ड किया जा रहा है
उसके अलावा जो ओन्ड लैंड है, ठीक है, उस पर जो इंप्यूटेड रेंट होता है, इंप्यूटेड आपका जो इंटरेस्ट होता है ओन्ड कैपिटल पे, उसको भी यहां पर क्या कर लेते हैं, कंसीडर हम कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, ताकि हमारा यहां पर कॉस्ट को निकाला जा सके। करंट टाइम में जो हमारे यहां पर सीएसीपी के थ्रू एमएसपी डिक्लेयर की जाती है वो A2 प्लस एफएल के थ्रू की जाती है, जिसमें 50% का ग्रॉस मार्जिन रखते हैं। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए C2 को हम बेंचमार्क प्राइस रखते हैं, बेंचमार्क प्राइस रखते हैं इसको। ये हमारा यहां पर समझने वाली चीज है। क्लियर है ये चीज? आई होप यहां पर आपको समझ में ये चीज आई होगी। नाउ व्हाट इज द रेशनाले फॉर एमएसपी? एमएसपी का यूज क्या है, रेशनाले क्या है? तो इसके अगर यूज की बात करें, रेशनाले की बात करें, तो सबसे पहली जो यहां पर इसका रेशनाले जो यूज है वो है कि इट एश्योर्स द प्राइसेस, इट एश्योर्स द प्राइसेस। ठीक है, ये मार्केट में फार्मर्स को प्राइसेस एश्योर करता है, ठीक है, कि यू विल गेट दैट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, वॉट एवर द डिमांड और वॉट एवर द सप्लाई इज इन द मार्केट। एक मिनिमम प्राइस तो आपको मिलेगा ही, भले ही एक सडन प्राइस ड्रॉप वहां पर मार्केट में हो रहा हो। और ये परचेज कौन कर रहा होगा? तो ये परचेज आपकी गवर्नमेंट कर रही होगी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाता है तो एक ओपन एंडेड परचेज करना शुरू कर देती है, एक ओपन एंड प्रोक्योरमेंट करना गवर्नमेंट शुरू कर देती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसकी हेल्प से यहां पर प्राइसेस को क्या कर दिया जाता है, एश्योर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एमएसपी के थ्रू हम प्रोडक्शन को भी बूम कर रहे होते हैं। ठीक है, it helps in booming production। कैसे? देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कैसे होगा, आप अगर मान लीजिए कि वीट प्रोड्यूस करने जा रहे हो या आप मस्टर्ड प्रोड्यूस करने जा रहे हो, ठीक, अभी आपको पता है कि हमारे पूरे प्लॉट में 3 क्विंटल मस्टर्ड हो सकता है, ठीक, या फिर हमारे पूरे प्लॉट में 8 क्विंटल का वीट हो सकता है। ठीक, नाउ लेट अस अज्यूम कि 1 क्विंटल मस्टर्ड के प्राइसेस कितने हैं, वो 5000 पर क्विंटल है। और वेट का अगर हम वीट की बात करें तो वीट में 1 क्विंटल जो है आपका वो अराउंड 2000 है। ठीक, नाउ अब अपने हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। बेसिकली इतनी बेसिक कैलकुलेशन सब करते हैं अपने अपने हिसाब से। अब अगर आप देखोगे कि आपके प्लॉट में 3 क्विंटल क्या हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, इसका मतलब आप एट द मोमेंट अराउंड 15,000 का क्या कर रहे होगे, प्रोडक्शन कर रहे होगे, जब आप वहां पर हार्वेस्टिंग करोगे जाके। वीट की बात करेंगे तो अराउंड आप 16,000 का कर रहे होगे। ठीक है, तो यहां पर मतलब क्या है कि आप कुछ भी यहां पर क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। आइदर यू विल प्रोड्यूस मस्टर्ड और यू विल प्रोड्यूस वीट। ये कंपैरिजन कर लोगे कि किसमें ज्यादा आपकी मेहनत लग रही है, उसको नहीं करेंगे। जिसमें कम मेहनत लग रही होगी, प्रोडक्शन बराबर हो रहा है, तो वहां पर कर लेंगे। लेकिन नाउ लेट अस अज्यूम कि यहां पर 1 क्विंटल वीट की प्राइसिंग हो जाए कितनी, अराउंड 2500। अब देखिए यहां पर जैसे ही ये 2500 की हुई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आपका जो टोटल प्रोड्यूस था वो कितने का हो गया, 20,000 का हो गया। यानी कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 5,000 रुपीज इन दीज 2 प्रोडक्ट्स। अब आप मोटिवेट हो गए टू प्रोड्यूस व्हीट, बिकॉज यू नो व्हेन वी हार्वेस्ट द व्हीट we will have more production and ultimately we will have more profit in comparison to the mustard। इस वजह से आप क्या करोगे, वीट का प्रोडक्शन बूम कर दोगे, बूस्ट कर दोगे। तो इस तरीके से इट हेल्प्स इन बूमिंग और बूस्टिंग दी प्रोडक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एमएसपी है ये फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रही होती है। ये फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है, बिकॉज जो आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, ये प्रोक्योरमेंट करती हैं और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या करती हैं, मार्केट में बाद में सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको क्या कर रहे होते हैं, फूड प्रोवाइड करा रहे होते हैं, ताकि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, उनको आप यूज कर सको। क्लियर है ये चीज? क्लियर है इसमें? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एमएसपी है उसका काफी यूज भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एक्सटेंट और इफेक्टिवनेस की, अगर हम इसके एक्सटेंट और इफेक्टिवनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो एमएसपी है ये थोड़ा सा फेवर्ड है टुवर्ड्स बिग फार्मर्स एंड बिग ट्रेडर्स। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं यहां पर
एमएसपी के एक्सटेंट की और इफेक्टिवनेस की। तो जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि मार्केट में जब एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होते हैं तो वहां पर जो बिग फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल फार्मर्स। इसके पीछे का लॉजिक ये है सिंपल सा कि देखिए स्मॉल फार्मर्स के पास जो बफर टाइम होता है, स्मॉल फार्मर्स मतलब उनको क्या होता है, वो एक सर्किल में अपना प्रोडक्शन कर रहा है। दैट मींस कि उन्होंने जून में अपना सोइंग की, किसकी, पैडी की, उन्होंने अक्टूबर लास्ट में क्या किया, यहां पर कल्टीवेशन कर लिया पैडी का, और नवंबर फर्स्ट वीक तक आते आते उन्होंने क्या कर लिया, वीट का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जो अगले साल फिर मार्च में जाके, अप्रैल में जाके उन्होंने काट लिया। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो बफर टाइम इनको बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, और स्मॉल फार्मर्स को अपनी नेक्स्ट क्रॉप को सो करने के लिए, बोने के लिए फिर से उनको क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, इंस्टेंट कैपिटल चाहिए। तो जनरली एमएसपी के केस में क्या होता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है तो पेमेंट्स डिलेड होते हैं। ठीक है, आपने आज अपना प्रोडक्शन जो है जमा कर दिया प्रोक्योरमेंट ऑफिस में, उसके बाद उसका पेमेंट आएगा करीब 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद। देयर इज नो फिक्स टाइम, ऑल्दो इट इज सेट टू बी फिक्स टाइम, बट वो आता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं आता। ठीक है, तो अब ये लोग क्या होता है, बिकॉज दे हैव नॉट मच बफर टाइम, इंस्टेंटली उनको पैसा चाहिए होता है, और स्मॉल फार्मर्स कहते हैं ट्रेडर्स को अपना सामान बेच देते हैं एट लोअर कॉस्ट पे इसको बेच देते हैं। और फाइनली ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो आपके लेवी में एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करवाते हैं, यानी एक्चुअल प्रॉफिट ये कमा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो आपका वीट है, वीट का जो लेवी प्राइस है, एमएसपी है, वो 2000 रुपीज पर क्विंटल है। ठीक है, लेकिन ये फार्मर से क्या करते हैं, फार्मर से आपने इन्होंने खरीद लिया 1800 रुपए में, 1800 रुपीज पर क्विंटल में। ठीक, दैट मींस देयर इज अ मार्जिन ऑफ 200 रुपीज। और ये जो आपका प्रोडक्ट, जो आपका ये ट्रेडिंग करते हैं, ये बल्क में कर रहे होते हैं, तो उस बल्क में इनका प्रॉफिट काफी अच्छा निकल आता है। ठीक, बिग फार्मर्स के पास क्या होता है, दे हैव अ बफर कैपिटल। तो जब उनके पास बफर कैपिटल होता है तो इजीली वो इसको यूज कर पाते हैं, और वो डिलेड पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे डोंट हैव एनी इश्यूज। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर अगर हम देखें तो हमारे यहां पर जो एमएसपी है, एमएसपी में करप्शन भी बहुत ज्यादा है। जनरली जब आप जैसे जाते हो खारिफ क्रॉप्स वगैरह में जाते हो, उसको लेके जाते हो लेवी पे। ठीक, तो जब लेवी के पे आप जाओगे एमएसपी के थ्रू अपने खारिफ क्रॉप्स को बेचने, तो वो वहां पर डिफरेंट तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बता देते हैं। ठीक है, और उन स्टैंडर्ड्स पे आपकी जो क्रॉप होती है वो फुलफिल नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी क्रॉप को वो रिजेक्ट कर देते हैं कि दिस क्रॉप इज नॉट एक्सेप्टेबल एट आवर लेवी एंड हेंस वी आर नॉट एबल टू परचेज दिस पर्टिकुलर थिंग। और इस वजह से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली इस वजह से प्रॉब्लम होती है और एमएसपी इफेक्टिव नहीं हो पाती। अगर हम डेटा की बात करें तो शांता कुमार कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपके जो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको टोटल कॉस्टिंग, जो एक्चुअल कॉस्टिंग होती है मार्केट की, उसका मात्र 25% मिल रहा होता है, ये आपकी रिपोर्ट कहती है। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि हमने एमएसपी को इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो बना दिया, बट इसकी इफेक्टिवनेस पे एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसके एक्सटेंट पर, इसके इफेक्टिवनेस पर एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस होते क्या क्या है, तो यहां पर मेजर चैलेंजेस की बात कर ले। व्हाट आर मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एमएसपी? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तो आपको सबको पता ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज है मिडिलमैन्स। अ लार्ज नंबर ऑफ मिडिलमैन्स आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट, जिसकी वजह से जो एक्चुअल फार्मर्स होते हैं वो मंडियों तक पहुंचते ही नहीं, एपीएमसी तक पहुंचते ही नहीं है, और जिसकी वजह से फाइनली परचेज भी नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, डिलेड पेमेंट्स की मैंने ऑलरेडी बात की। ठीक है, इसके अलावा एक टाइम था जब स्टार्टिंग हुई थी एमएसपी की, तो एमएसपी को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि फार्मर्स को क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, एक मिनिमम फ्लोरिंग की गई थी। बट नाउअडेज एमएसपी हैज बीन बिकम अ बेंचमार्क फॉर डिसाइडिंग मार्केट रेट्स। अब क्या होता है, जनरली जो आपके मार्केट रेट्स होते हैं, वो जनरली मैं बात कर रहा हूं, मार्केट रेट्स क्या होते हैं, वो आपके एमएसपी से कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि अगर आप देखिए परचेज की बात कर, लेकिन जब आप खरीदने जाओगे, दैट मींस जब आप सेल कर रहे हो तब आप एमएसपी से नीचे बेच रहे होते हो, बट जब आप परचेज करने जाते हो तो वो एमएसपी से डायरेक्ट रिलेट करते हैं और कहते हैं कि एमएसपी हायर साइड पे चल रही है, इस वजह से प्राइसेस भी हायर साइड पे हो जाएंगे। दैट मींस कि यहां पर जो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल था अभी तक एमएसपी का, वो अब नहीं रह गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जो प्राइसेस होते हैं बहुत हाई लेवल पर डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टॉक्स हैं वो अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बफर स्टॉक्स लगभग डबल से भी ज्यादा है हमारे पास।
ठीक है, बफर स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा है, ह्यूज है, जिसकी वजह से आप जो परचेज है उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आनाकानी करती है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो 2020-21 में अराउंड 443 टन का, मिलियन टन का वहां पर परचेज किया गया था, और उसके नेक्स्ट ईयर जो इस साल का हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें हमें बताएगा कि ओनली 200 मिलियन टन हैव बीन परचेज। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेज बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द ह्यूज बफर स्टॉक अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उसको परचेज कर भी ले तो कहां पर रखेगी, तो ये भी एक इशू आता है, क्योंकि हमारे पास जो बफर स्टॉक्स है वो फुल हो चुके हैं, और फुल भी ऐसे हुए कि फुल मतलब वो डबल हो चुके हैं। जितनी रिक्वायरमेंट थी पीडीएस सिस्टम को चलाने के लिए, मिड डे मील को चलाने के लिए, नेचुरल कैलेमिटी को फेस करने के लिए, उससे भी डबल हमारे पास रखा हुआ है। तो ये एक इशू यहां पर आता है। इसके अलावा एमएसपी के अगर कंसर्न की बात करें तो एमएसपी का एक मेजर कंसर्न है वो है एनवायरमेंटल हार्म्स। सी, होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं, अब फार्मर्स को लगता है कि वीट और जो राइस है उसके प्राइसेस ज्यादा है, तो वी शुड प्रोड्यूस ओनली वीट एंड राइस। तो जो प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न था वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब वो कॉम्प्लेक्स नहीं रह गया, बहुत सिंपल हो गया, और सिंपली वीट राइस ऐसे करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो डिग्रेड हुई। ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न से सॉइल का एनरिचमेंट हुआ करता था वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अननेसेसरी के केमिकल्स का यूज करना शुरू कर दिया ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एनवायरमेंटल हार्म है वो अपने पीक पर पहुंच गया, और लगातार ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे एमएसपी के मेजर चैलेंजेस में एसोसिएटेड होकर आती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज भी हमें आती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जो एमएसपी का डिक्लेरेशन होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। एमएसपी का डिक्लेरेशन जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। ओके, नाउ अब नेशनल लेवल पे डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन हो क्या रहा है कि उसी खारिफ क्रॉप का प्रोडक्शन साउदर्न स्टेट्स में ज्यादा हो रहा है, नॉर्दर्न स्टेट्स में कम हो रहा है। ठीक, तो जो इंटर क्रॉप पैरिटी की हम बात किया करते थे वो जस्टिफाई नहीं हो पाती। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर प्राइसिंग भी हमारे लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक मेजर इशू होता है, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री भी ऑल नो, और डिफरेंट यहां पर क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, तो प्रोडक्शन जो है डिफरेंट होना बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसको हम क्या कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। ये मेजर चैलेंजेस हैं जो हमारे आपके एमएसपी से एसोसिएटेड है। ठीक है, इनको दूर करने के लिए 2020 में फार्म लॉज लाए गए थे। फार्म लॉज के अंतर्गत बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं फार्मर्स को ज्यादा फ्रीडम दी गई थी। ठीक है, फ्रीडम दी गई थी, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई थी कि इफ दे डोंट वांट टू सेल देयर परचेज इनटू एपीएमसीज दे कैन सेल टू प्राइवेट पर्संस आल्सो। इस तरीके से कई सारी फ्रीडम्स दी गई थी, ऑल्दो वहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं वो फार्मर्स के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से बाद में उसको वापस ले लिया गया फार्म लॉज को। बट ये जो आपके चैलेंजेस हैं इनको सुधारने के लिए वी नीड सम रिफॉर्म्स, और वो रिफॉर्म्स आपके स्ट्रक्चरल होने चाहिए। दूसरी एक चीज और यहां पर कि जो एमएसपी को लीगल करने की बात हम करते हैं, ठीक है, उस पर हम डिस्कशन के लिए अलग से 5-7 मिनट का वीडियो लेके आएंगे कि एमएसपी को लीगल क्यों किया जाना चाहिए और क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर दोनों पे डिस्कशन किया जाएगा। बहुत स्पेसिफिक वीडियो रहेगा, 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का रहेगा, सिर्फ उस पर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये एमएसपी वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।